कानून को समझते समय सिर्फ यह देखना काफी नहीं होता कि उसमें क्या लिखा है। कई बार यह भी देखना पड़ता है कि कानून किस उद्देश्य से बनाया गया, उसके शब्दों को समझने में कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स मदद कर सकते हैं, और अगर कानून बाद में रिपील या अमेंड हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। आज हम इन्हीं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेनल इंस्टीट्यूट्स की। पेनल इंस्टीट्यूट्स वह कानून है जिसमें किसी एक्ट को ऑफेंस बनाया जाता है और उसके लिए पनिशमेंट दी जाती है। ऐसे लॉज की इंटरप्रिटेशन करते समय कोर्ट्स जनरली स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का अप्रोच अपनाती हैं। यानी अगर स्टैट्यूटरी लैंग्वेज में जेन्युइन एम्बिग्यूटी है तो किसी व्यक्ति को केवल अनुमान के आधार पर क्रिमिनल लायबिलिटी में नहीं डाला जाना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में क्रिमिनल लॉ में वही लायबिलिटी होगी जो लॉ क्लियरली एस्टेब्लिश करता है। अब आते हैं टैक्सेशन इंस्टीट्यूट्स पर। टैक्स लॉ में भी कोर्ट जनरली स्टैट्यूटरी लैंग्वेज को केयरफुल एग्जामिन करती है। किसी व्यक्ति या बिजनेस पर केवल फेयरनेस या अजम्पशन के आधार पर टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता। टैक्स लायबिलिटी का आधार स्टैट्यूट होना चाहिए। एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। अब सवाल आता है, अगर कानून के वर्ड्स को समझने में डिफिकल्टी हो तो कोर्ट इंस्टीट्यूट्स के बाहर किन चीज़ों की मदद ले सकती है। इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, यानी ऐसे मटेरियल जो इंस्टीट्यूट्स के बाहर होते हैं और इंटरप्रिटेशन में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। जब कोई बिल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके साथ यह बताया जा सकता है कि लेजिस्लेशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी और उसके पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इससे कोर्ट को लेजिस्लेशन के बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट को समझने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह स्टैट्यूटरी प्रोविजन का रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ऐड है लेजिस्लेटिव डिबेट्स। लेजिस्लेचर में बिल पर जो डिस्कशन और डिबेट होती है वे कुछ सिचुएशंस में कोर्ट को लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड और पर्पज समझने में सहायता कर सकती है। हालांकि कोर्ट केवल किसी एक इंडिविजुअल मेंबर के स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली लेजिस्लेचर की फाइनल इंटेंशन नहीं मानती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोर्ट यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकती है कि लेजिस्लेशन के पीछे एक्चुअल पर्पस या ऑब्जेक्ट क्या था, यानी कानून किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था और लेजिस्लेचर किस रिजल्ट को अचीव करना चाहती थी। लेकिन अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूटरी लैंग्वेज और एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल के फ्रेमवर्क में ही की जाती है। अब एक्सटर्नल एड्स के बाद आते हैं इंटरनल एड्स। इंटरनल एड्स वे चीज़ें हैं जो स्टैट्यूट के अंदर ही मौजूद होती हैं और प्रोविज़न का मीनिंग समझने में मदद करती हैं। सबसे पहले है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल किसी एक्ट के बेसिक ऑब्जेक्ट और पर्पस की ओर इंडिकेशन दे सकता है। अगर स्टैट्यूटरी लैंग्वेज एम्बिगुअस हो तो प्रीएम्बल इंटरप्रिटेशन में सहायता कर सकता है। दूसरा है टाइटल। एक्ट का लॉन्ग टाइटल उसके ब्रॉड पर्पस और स्कोप को इंडिकेट कर सकता है, इसलिए कई बार कोर्ट टाइटल को भी स्टैट्यूट के ओवरऑल ऑब्जेक्ट को समझने के लिए देख सकती है। अब आता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। कई स्टैट्यूट्स में शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और एक्सप्रेशंस की डिफिनेशन दी जाती है। अगर एक्ट खुद किसी टर्म का मीनिंग डिफाइन करता है तो उस डिफिनेशन को इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। इसके बाद है मार्जिनल नोट्स। ये प्रोविजंस के किनारे या साइड में दिए गए शॉर्ट हेडिंग या नोट्स होते हैं। ये प्रोविजन के सब्जेक्ट को समझने में कुछ असिस्टेंट दे सकते हैं, लेकिन जनरली ये एक्चुअल स्टैट्यूटरी प्रोविजन का सब्स्टिट्यूट नहीं होते और कई प्रोविजंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है।
एक्सप्लेनेशन का पर्पस प्रोविज़न को क्लेरिफाई करना हो सकता है और यह प्रोविज़न के मीनिंग को समझने में सहायता कर सकता है। इसलिए प्रीएम्बल, टाइटल, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, मार्जिनल नोट्स और एक्सप्लेनेशन ये सभी इंपॉर्टेंट इंटरनल एड्स हैं। इफेक्ट ऑफ रिपील। अब एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर लेजिस्लेचर किसी पुराने लॉ को रिपील यानी समाप्त कर देती है तो क्या उस पुराने लॉ के तहत हुई हर चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है? जरूरी नहीं। रिपील के इफेक्ट को समझने के लिए यह देखना पड़ता है कि रिपील किस प्रकार हुआ है और एप्लीकेबल लॉ क्या कहता है। भारत में जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का सेक्शन 6 इस विषय में इम्पोर्टेंट है। जनरली रिपील से पहले किए गए एक्ट एक्लूड राइट्स, लायबिलिटी या लीगल प्रोसीडिंग्स पर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में इफेक्ट बना रह सकता है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। यानी रिपील का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि पुराने लॉ के तहत पहले से पैदा हुए सभी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मिट गए। इफेक्ट्स ऑफ अमेंडमेंट्स। अब आते हैं अमेंडमेंट्स पर। अमेंडमेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट में चेंज, एडिशन या अल्टरेशन करना। अमेंडमेंट के बाद यह देखना जरूरी होता है कि नया प्रोविजन प्रोस्पेक्टिव है या सर्कमस्टेंसेस के अनुसार प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। सिंपल वर्ड्स में, क्या नया लॉ सिर्फ फ्यूचर सिचुएशन पर लागू होगा या लेजिस्लेचर ने उसे पास्ट इवेंट पर भी लागू करने का इंटेंशन दिखाया है। यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब अमेंडमेंट से किसी व्यक्ति के एक्सटर्नल राइट्स या लायबिलिटी प्रभावित हो रहे हों। अब आखिरी टॉपिक, पेरेंट लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया मुख्य लॉ कहलाता है पेरेंट या इनेबलिंग लेजिस्लेशन। इसी के अथॉरिटी के तहत गवर्नमेंट का कोई डेलीगेटेड अथॉरिटी रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस या बाय लॉज बना सकती है। इन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब अगर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और पेरेंट एक्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या होगा? बेसिक प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन नॉट गो बियॉन्ड द अथॉरिटी गिवन बाय द पेरेंट लेजिस्लेशन। यानी रूल्स या रेगुलेशंस पेरेंट एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पेरेंट स्टैट्यूट से बाहर जाकर कोई प्रोविजन बनाती है तो उसे अल्ट्रा वायर्स यानी अथॉरिटी से बाहर माना जा सकता है। इसलिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को हमेशा पेरेंट लेजिस्लेशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहना होता है। क्विक रिवीजन। तो यूनिट 3 को एक बार बहुत क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पेनल इंस्टीट्यूट्स, क्रिमिनल लायबिलिटी और पनिशमेंट से जुड़े लॉज, इंटरप्रिटेशन में स्ट्रिक्ट अप्रोच इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन इंस्टीट्यूट्स, टैक्स लायबिलिटी का आधार क्लियर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होना चाहिए। एक्सटर्नल एक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, लेजिस्लेटिव डिबेट्स और लेजिस्लेशन का पर्पस। इंटरनल एक्ट्स, प्रीएम्बल, टाइटल, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, मार्जिनल नोट्स, एक्सप्लेनेशन आदि। फिर रिपील, पुराने लॉ को समाप्त करने का इफेक्ट। अमेंडमेंट, एग्जिस्टिंग लॉ में बदलाव और उसका प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और अंत में पेरेंट लेजिस्लेशन वर्सेस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को पेरेंट एक्ट की लिमिट के अंदर रहना होता है। तो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में सिर्फ कानून के वर्ड्स पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसका पर्पस, कंटेक्स्ट, स्ट्रक्चर और लीगल इफेक्ट समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह वीडियो आपकी पढ़ाई या कानून को समझने में हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे ऐसे ही सिंपल और एग्जाम फोकस लीगल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।